चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पूरा मोल्स की दुनिया को समझ चुके थे। टाइप्स अलग अलग तरह से कैसे हम निकालते हैं मोल्स को, वो आपको समझा दिए थे मैंने। सारे फार्मूले, कब मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है, कब एटॉमिक वेट यूज करना है, तो वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट आज है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। चलिए साहब, तुल्यांकों की संख्या निकालना सीखेंगे। कल मोलों की संख्या निकाली थी, आज तुल्यांकों की संख्या। पूरे फार्मूले अच्छे से याद कर लें। तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमको ध्यान देना, बिल्कुल उसी तरह ध्यान देना, पदार्थ का भार, यहां भी है द्रव्यमान ग्राम में, यहां भी हमको ग्राम में लेना है। और यदि तुम यहाँ पर अणुभार लिख दोगे तो मोल आ जाएंगे। अगर अणुभार लिख दोगे तो क्या आ जाएंगे? मोल। और यदि यहाँ पर तुल्यांक भार ले लोगे, कुछ जगह तुल्यांक भार लिखा रहता है, कुछ जगह तुल्यांकी भार लिखा रहता है, मतलब एक ही होता है। तुल्यांकी भार बोलो चाहे तुल्यांक भार बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, तुल्यांकों की संख्या, और यहाँ पर क्या लिखा, तुल्यांक भार। अंतर दोनों में क्लियर हो गया। तुल्यांकों की संख्या बराबर से पदार्थ का द्रव्यमान, किसमें लेना है पदार्थ का द्रव्यमान? ग्राम में, बटे तुल्यांकी भार। आ गया समझ में? अब जरा सोचो, ये तो बन गया फार्मूला, ये तो बन गया फार्मूला, लेकिन ये तुम्हें चाहिए तुल्यांकी भार। बिना इसके तो हम तुल्यांकों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए फिर एक नई बात समझाना पड़ेगी, तब आप तुल्यांकी भार निकाल पाओगे। जब तुल्यांकी भार आ जाएगा तब क्या आ पाएंगे? तो सबसे मेन चीज क्या हो गई? तुल्यांकी भार निकालना। तो अब तुल्यांकी भार, इसका शॉर्टकट लिख लें, पहले इसका शॉर्टकट लिख लेते हैं। देखो, तुल्यांकों की संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पहले इंग्लिश में भी लिख दूं, इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये भार है, द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपान, यहां पर हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट। ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। और शॉर्टकट इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, ये आप ऐसा याद रखना, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तुल्यांकों की संख्या। अब इतना बार बार लिखना, तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सीधा क्या लिखा गया? इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ई तुल्यांकी भार को हम बोल रहे हैं। तो अब अपन बड़े रूप को वो बिल्कुल छोटे रूप में, क्योंकि ये याद रखना आसान रहता है। इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक बात। अब आता है कि ये ई क्या है, ये तो समझ में आता है, ये ई समझना है। ई को समझने के लिए पूरी मेहनत करना है, ई ही सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं अपन ई को, कर दें हम इसको क्लीन, कर दें हम इसको क्लीन। लिख लिया सबने?
तो अब इस ई को समझना, इस ई को समझ गए तो आपको यहाँ पर ई रख देंगे और आपका आ जाएगा क्या, तुल्यांकों की संख्या। ई बराबर से, अब ई को अलग अलग रूपों में, अब फिर पदार्थ की बात मैंने आपको कल समझाई थी कि पदार्थ तो परमाणु से भी बना हो सकता है और अणुओं से भी बना हो सकता है। अगर परमाणु लेंगे तो परमाणु भार, अणु लेंगे तो अणु भार, इस तरह से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं अणु। अगर अणु लेते हैं तो हमें क्या यूज करना है, अणु भार। ठीक है, तो अणु भार तो तुम निकालना जानते ही हो। अब तुल्यांक भार निकालने के लिए अणु भार बटे एक फैक्टर जिससे हम उसे डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर कहलाता एन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं लेता हूं अम्ल, अम्ल, अम्ल का एन फैक्टर और अम्ल का तुल्यांक भार ई। अब बोलो अम्ल तो अणु ही होता है, HCl क्या है जरा बोलो, अणु है ना अणु। HCl की यदि तुम रिएक्शन करते हो NaOH से तो कितने H चले जाएंगे, NaCl बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? HCl का रिएक्शन यदि NaOH से किया तुमने तो NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं लिखूं, ये HCl ले लिया और ये NaOH के साथ आपने रिएक्शन कराई, तो ये जो H है ये हटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, NaCl, और ये OH और ये H मिलके पानी निकाल दिए। अब HCl में कितने H थे जरा बताओ, HCl में कितने H थे? ये देखो वो किससे विस्थापित हो गए, Na से हो गए ना विस्थापित। तो जितने H होते हैं ये वो विस्थापनीय H कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्थापनीय H। और विस्थापनीय H की संख्या को ही हम बोलते हैं फैक्टर, एन फैक्टर। तो अम्ल का तुल्यांक भार होता है विस्थापनीय H की संख्या। बच्चों HCl में एक H ही विस्थापनीय है, एक ही है, वही विस्थापित हो गया, दो है ही नहीं ना इसमें। समझ गए? तो विस्थापनीय H की संख्या, इसी को बोलते हैं अम्ल की। ध्यान से सुनना, अम्ल की होती है क्षारकता। अम्ल की क्या होती है? ये H उसकी क्षारकता है। अम्ल की क्या होती है? क्षारकता। तो क्षार की क्या होगी? अम्लता। इधर देखो, ये अम्ल है, इसमें कितने H निकले? एक। किससे रिएक्ट किए? तो OH से रिएक्ट किया एक H, तो हम ऐसा बोलते हैं अम्ल की होती है क्षारकता। कितने OH से रिएक्ट किया? एक। तो हम ऐसा बोलेंगे हमारा जो HCl है वो एक क्षारकी अम्ल हुआ। कैसा अम्ल हुआ? अम्ल है पर कैसा है? एक क्षार। तो आप उदाहरण लिखोगे HCl का, तो HCl का N फैक्टर आया एक OH से रिएक्ट किया, तो हम ऐसा बोलेंगे ये एक क्षारकी अम्ल है, एक क्षारकी अम्ल है। आ गया समझ में? यदि किसी ने बोल दिया एक क्षारकी तो तुम क्या समझोगे, उसका एन फैक्टर कितना? बोलो एक। ये ऐसा फैक्टर है जिसमें कि नंबर ऑफ H जितने विस्थापित होते हैं उन्हीं का नाम हो गया, उसी को शॉर्टकट अपन ने क्या बोल दिया? एन फैक्टर। इतना बड़ा लिखूंगा विस्थापनीय H की संख्या, तो उसका नाम क्या दे दिया? एन। आ गया समझ में? कितना है HCl का? एक। आ गया समझ में? तो एक क्षारकीय अम्ल हो गया। इसकी क्षारकता कितनी? एक। इसलिए क्या नाम हुआ? और तुल्यांक भार हो गया अणु भार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर का नाम क्या है? तो बताओ, तुल्यांक भार HCl का आ गया, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, डिवाइड किया एन फैक्टर है 1। ये आपका HCl का क्या आ गया? तुल्यांकी भार।
क्या आ गया बताओ, समझ आ गया HCl का तुल्यांक भार? तो अणुभार बेटा इतना हुआ और एन फैक्टर कितना है 1, तो ये आपका आ गया 36.5। तो इक्विवेलेंट वेट की ये परिभाषा हो गई। जब भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो अणुभार बटे एन फैक्टर, अणुभार बटे एन फैक्टर, इस तरह अणुभार बटे एन फैक्टर, समझ गए? तो इसको लिखो, तो बच्चों जब भी अम्ल दिया जाए तो उसमें क्या देखना है? विस्थापनीय H की संख्या। क्या देखना है? विस्थापनीय H की संख्या। और अणुभार से उस अणुभार को उससे विभाजित कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? तुल्यांकी भार। आया पॉइंट समझ में सबको? अब बताओ H2SO4 देखो कितना एन फैक्टर होना चाहिए H2SO4 का? 2, माने कैसा अम्ल हो गया? द्विक्षारकीय अम्ल। और H2SO4 का अणुभार निकालना आता है, कितना आता है? सबको याद होगा H2SO4 का अणुभार तो 98, याद है या नहीं सबको? H2SO4 हाइड्रोजन 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 2, ये आपका हो गया 98/2। ये आ गया आपका तुल्यांक भार H2SO4 का 49। ये परमानेंट याद रखना हमेशा 49, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है H2। अब नहीं तो बार बार ऐसा करते रहो, ठीक है? और इसमें टाइम जाए तुम्हारा, सीधा क्या याद रखना है? 49, और ये 98 होता है, 49 होगा। ये बात समझ आ गई ठीक ढंग से? कर दें क्लीन? तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, H2SO4 की संरचना बनाना आती है तुमको? H2SO4 की संरचना बनाना आती है? कैसे बनाते हैं H2SO4 की संरचना? बना लोगे? कैसे बनाते हैं H2SO4 की संरचना? इधर देखो, नीचे बना लेना। यहाँ पे ये सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, और ये 2 OH, ये ऑक्सीजन है, ये 2 H हो गए। ये H भी ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये H भी ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन होते हैं विद्युत ऋणी। कैसे होते हैं? तो विद्युत ऋणी होने के कारण इस H में अम्लता आ जाती है। क्या आ जाती है? अपन H2SO4 को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या देता है? बोलो, H आयन। सबको मालूम है ना, H आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। कितने H आयन देगा बोलो? समझ आ गया? तो अपन ने एन फैक्टर कितना लिखा? 2। आ गई बात समझ में? इस तरह एन फैक्टर होता है 2। इसको बना लेना नीचे, इसके नीचे बना लेना है आप।
आप ध्यान से सुनना, कर दें क्लीन, बना लिया। तो H2SO4 में ऑक्सीजन से जुड़े कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बोलो? 2। अब लिया मैंने H3PO4, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक, H3PO4। ध्यान देना, H3PO4 में कितने H दिख रहे हैं? 3। एन फैक्टर कितना? 3। ठीक, क्या हो गया ये? त्रिक्षारकी। ध्यान से सुनना बच्चों, अब बात आती है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं फास्फोरस का। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो सकती है, जब बताओ? कल पढ़ चुके हैं वैलेंसी पिछली क्लास में, पिछली क्लास में 5। ये देखो, ये पहला काम होता है फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ, पहला काम ये पी डबल बॉन्ड बनाना। फिर ये दूसरा काम होता है, ये 3 वैलेंसी। अब बची कितनी वैलेंसी हो गई? 5। 1 2 3 4 5 हो गई। तो पहला काम क्या करना है? ये। और दूसरा काम क्या करना है? ये। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2, और हाइड्रोजन भी 2 बचे, तो यहाँ पर फिर से ये जोड़ देना है। आया समझ में? तो पहले इसको बनाओ, फिर दोबारा समझाते हैं। ध्यान दो, H3PO4, इसका नाम आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो नाम तो याद हो ही जाएगा तुमको। अब ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ठीक है, लेकिन जंग में सब जायज है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, नीट में आया ये क्वेश्चन कि फास्फोरस के एसिड में 2 महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात है क्या बनाना? जल्दी बोलो। पी डबल बॉन्ड 2 बनाना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? POH बॉन्ड बनाना। जब आप ये दोनों बना लो तो कितने? एक फास्फोरस है तो एक काम में आ गया, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन काम में आ गए, कितनी बची? 2। और 3 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन काम में आया, कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ के लिख देंगे, ये तरीका होता है। तो नीट का क्वेश्चन बोल रहा हूं, पर यहाँ का नहीं है, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस के एसिड की सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तो पहली कौन सी है, जल्दी बोलो? पी डबल बॉन्ड 2 बनाना। और दूसरी बात कौन सी है? POH बनाना। जब ये 2 बना लो, जब ये 2 बन जाए, तब कितनी वैलेंसी बची? 2। फिर आप उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दो। ऑक्सीजन आपके पास 2 बचे तो ऑक्सीजन जोड़िए, फिर हाइड्रोजन उनमें जोड़ दीजिए। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? तो अब बताओ कितने ऑक्सीजन है? 3, जिससे क्या जुड़े हुए हैं? H। ये तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। कितने H हैं? 3। जो किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन कैसी होती है? विद्युत ऋणी। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए H कितने हो गए? 3। तो एन फैक्टर कितना हो गया? त्रिक्षारकी अम्ल। तो कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि H3PO4 कैसा है, तो आंसर त्रिक्षारकी। H3PO4 का एन फैक्टर कितना है? 3। H3PO4 में कितने H विस्थापनीय हैं? 3। आ रहा समझ में सबको?
और अब आप आराम से इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार आ जाएगा 98, डिवाइड करना 3 से, यह आपका आ जाएगा तुल्यांक भार 98/3। आया समझ में कि नहीं सबको? नाइन्टी एट बाई 3 क्या है? एन फैक्टर है। कैसे आया, समझ आ गया? अब मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, वो भी नीट में आया है। H3PO4 की जगह इधर देखो सब लोग, H3PO3 दिया, इसका नाम आर्थोफास्फोरस एसिड है, फास्फोरस। 2019 में इसका नाम पूछा गया है, पेपर आप उठाइए, H3PO3 और H3PO2 का नाम पूछा गया है सीधा, तो नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ नाम के लिए मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं तो आपको बतला रहा हूं कि नाम आया है, समझ गए? पर आपको यहाँ नाम के लिए नहीं, यहाँ पर काय के लिए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, एन फैक्टर। आपको मैंने विद्या दे दी है, और इस विद्या से इसका फार्मूला बनाइए ऐसा। सब लोग कोशिश करिए, बनाइए इसका फार्मूला। हाँ, फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए ऐसा इसका। ये तो पुराना वाला रखा है, करो कोशिश। क्या आ रहा है बताइए? H3PO देखिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। क्या आ रहा है रश्मि? चलिए देखिए, P डबल बॉन्ड O पहले बना दिया, दूसरे नंबर पर OH बना दिया। अब देखिए कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2 कि 3? एक ऑक्सीजन यहाँ काम आ गया, एक ऑक्सीजन ये काम, पहला काम दूसरा काम, 2 ऑक्सीजन काम आ गए, एक बचा, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दो। अब क्या बचा? ऑक्सीजन 3 हो गए, देख लो 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हुए देखो, 1 2, और यहाँ पर तो मैंने हटा दिया था। अब बताओ हाइड्रोजन कितने बचे? बस ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब बताओ कितने OH दिख रहे हैं? 2। समझ गए? इसका एन फैक्टर 2 है। ये द्विक्षारकीय अम्ल है, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। यार दिखने में 3 लग रहे हैं, और एक्चुअल में क्षारकता कितनी है? क्योंकि पहला काम दूसरा काम करने के बाद ये एक H फास्फोरस से जुड़ा है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है। आ गया समझ? यही आपको पूछा गया है। ये कैसा अम्ल है? ये द्विक्षारकीय। तो मैं आपको, अब केमिस्ट्री में तो आप बोले सर केमिकल बॉन्डिंग तो आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ कुछ खास बातें उसकी। ठीक है, चैप्टर तो पहला पढ़ रहे हैं अपन, और 11th में पढ़ रहे हैं। 11th में तो बच्चों को मालूम ही नहीं रहता, तो आपको तो फिर भी मालूम है। और मैंने विद्या दे दी है, P डबल बॉन्ड O पहले बनाओ, POH दोबारा बनाओ दूसरा, और बचे हुए को अरेंज कर दो, तो ये ऐसा अरेंज होगा। ये H अम्लीय नहीं है, ये H अम्लीय है। बोलो क्या आया? यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। H3PO3 कैसा है? द्विक्षारकीय है, ना कि त्रिक्षारकीय। आ गया समझ में अच्छे से? अब एन फैक्टर आप निकालेंगे H3PO3 का, तो इस तरह से हाइड्रोजन 1 into 3 प्लस फास्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 into 3 सॉल्व कर लेना, डिवाइड करना। अब बताओ क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर मेन चीज क्या है?
ये, और ये कैसे समझ आएगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ये बाकी H2O SO4 गलती भी हो जाए तो भी 2 लिख देंगे, गलती से भी 2 लिख दिया तो भी सही हो गया, और सही से भी 2 लिख दिया तो भी सही हो गया। H3PO4 3, गलती से 3 लिख दिया 3 देख के तो भी सही हो गया, लेकिन H3PO3 में गलती से 3 देख लिया और गलती से गलती कर दी तो भी गलती हो गई। समझ आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया सबने? अब बाकी करते रहना आप। अगला देखो, एक और दे रहा हूं, ये लास्ट ईयर आपको नाम से आया है H3PO2, ठीक है। इसका नाम होता हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बोले यार सर ये तो बड़े कठिन है। भाई नाम तो तुमको लिख लेने हैं, देखते रहना अपने आप याद हो जाएंगे। मुझे अभी तक एक ही नाम याद है पूरी क्लास में, इसका, रश्मि का, बस। बाकी किसी के नाम याद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस समय आई थी जब मैंने नाम पूछ लिया था कि इस बच्ची का नाम क्या है, तो मुझे याद है। अब अगर मान लो मैं इससे नाम पूछ लूंगा तो इससे याद रहेगा। तो आप एक एक करके नाम धीरे धीरे याद करना। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक, आर्थो हटाइए, ये रिक हटाइए, उसमें अस लगाइए। 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, अस और एक, तो दूसरा हो जाएगा आर्थोफॉस्फोरस। तीसरा हो गया ये हाइपोफॉस्फोरस। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, ध्यान नहीं रखोगे? मान लो किसी को दर्द भी हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सिर भी दर्द कर रहा है, ठीक है, बुखार भी है। बोले यार मेरे को सिर दर्द की गोली तो मालूम है, लेकिन ये जो तेरा बोन दर्द कर रहा है इसकी गोली नहीं मालूम, जरा देख के आता हूँ। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तो भाई H3PO2 नाम याद रखिएगा। अब इस विद्या से इसका फार्मूला खुद बनाइए और मुझे बताइए कि इसमें कितना एन फैक्टर होना चाहिए। 1, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला काम क्या किया ये, दूसरा काम ये। अब दोनों ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, 2 ही ऑक्सीजन थे, दोनों खत्म हो गए। अब क्या बचे? H, तो वैलेंसी H से संतुष्ट होगी। अब बताओ कितना एन फैक्टर होना चाहिए? बोलो। 1। तो बच्चों ये एक क्षारकीय अम्ल हो गया, ये एक क्षारकीय अम्ल हो गया। आ गया समझ में? तो ये 2 केस H3PO2 और H3PO3, ये 2 केस दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होते हैं, इसीलिए जो है जो दिखते हैं वो नहीं है। तो इसको बना लिया आपने। तो मैंने आगे बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी आपको इस पे समझा दिए, और रिडॉक्स का क्वेश्चन ये आ जाएगा। ये खतरनाक क्वेश्चन रिडॉक्स में आएगा, ये वाला। तो वो मैं आपको रिडॉक्स में समझाऊंगा, यहाँ नहीं बोला मैंने, सिर्फ इतनी बात बोल दी। और अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख ही लोगे, और एन फैक्टर 1। तो बता इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका एन फैक्टर 1 आया, इसका इक्विवेलेंट वेट काय के बराबर आ गया? बोलो। इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों बराबर हो गए, क्योंकि एन फैक्टर कितना था? 1। आ गया बच्चों समझ में? समझ आ गया सबको? एन फैक्टर 1 था। तो हमको क्या देखना होता है, और एन फैक्टर देखने के लिए क्या चाहिए? H जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं वो, ऑक्सीजन से जुड़े होने वाले H, ऑक्सीजन से जुड़े होने वाले H। आप
आपसे H2CO3 पर सॉल्व कीजिए, 2 मिनट में बात कर लूँ। H2CO3 पर स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। H2CO3 इस तरह से देखो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ध्यान से सुन लो। तो ये पहला काम कर लिया, फिर यहाँ OH जोड़ दिए आपने, और ये हमको समझ आ गया कि इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2, और इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो कर लेंगे, अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही लोगे इसका H2CO3 का। तो इनका इंपॉर्टेंस समझ आ गया स्ट्रक्चर का। केमिकल बॉन्डिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग तो चौथा चैप्टर है, हम तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको आता है इसलिए मैंने ये समझा दिया। 11th में होता तो मैं इसको अलग तरह से पढ़ाता, 12th में अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो लिख लिया सबने? तो बच्चों, अणुभार अगर आपको मालूम है, एन फैक्टर मालूम है, तो तुल्यांक भार आ जाएगा। यहाँ पर तुल्यांक भार रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? तुल्यांकों की संख्या मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। क्षार ले लिया NaOH। क्षार का जो एन फैक्टर होता है उसमें OH कितने, विस्थापनीय OHओं की संख्या। और इसी को हम बोलते हैं अम्लता। तो बच्चों, क्षार की होती है अम्लता और अम्ल की होती है क्षारता। जैसे मैं NaOH ले रहा हूं, देखो इस NaOH में एक ही OH विस्थापनीय है, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, माने हम ये बोलेंगे एक आम्लिक क्षार है, एक आम्लिक क्षार। ये क्षार तो है पर कैसा है? एक आम्लिक क्षार है। और HCl कैसा था? एक क्षार की, अम्ल तो है बट एक क्षार की है, और ये क्षार है तो ये कैसा है? एक आम्लिक क्षार। आ गया समझ में? तो बोलो, तो OH एक है तो ये कहलाया एक आम्लिक क्षार। अम्ल के एक H आयन से रिएक्ट करेगा, तो एक H आयन से रिएक्ट किया तो क्या बोला गया? एक आम्लिक क्षार। बच्चों समझ आ गया? अब बताओ, तुल्यांक भार निकालना है तो 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, यह आ गया आपका 40, यह आ गया आपका 40, इसका तुल्यांक भार। अब मुझे CaOH ट्वाइस का तुल्यांक भार निकाल के बताओ कितना आता है। एन फैक्टर हो गया 2। समझ आ गया एन फैक्टर?
इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का हो गया 40, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 16 और 1 17 इंटू 2, सीधा लिख दें 17 इंटू 2, ये आ गया आपका, डिवाइड करना 2 से। 34 और 40 74, 74 डिवाइडेड बाई 2। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? इसमें समझने की कौन सी बात नहीं आई? OH कितने दिख रहे हैं? एन फैक्टर कितना हो गया? 2, एन फैक्टर 2 से डिवाइड कर दिया अणुभार को। आ गया समझ? तो तुल्यांक भार निकालना आ गया इसका, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए अब अम्ल का तुल्यांक भार, क्षार का तुल्यांक भार, अब सॉल्ट का तुल्यांक भार। बच्चों एन फैक्टर निकालना सीखना है, यहाँ तो अणुभार ही उपयोग में लाया जाएगा, अणुभार। आप बहुत ध्यान से समझना, साल्ट का एन फैक्टर इधर देखो। अगर सबसे बेस्ट साल्ट जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नीट में क्वेश्चन आया, वहां के लिए क्वेश्चन वहां आया, सॉल्व अपन यहां करेंगे। देखो क्या तुम एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख सकते हो? क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला? लिख के बताओ मुझे सब, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला नहीं बना तो वही कुटाई। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख के बताइए। चलिए मिलाइए। ये होता है Al2SO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है। Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस। तब सामने देखिए, ये SO4 पर कितना चार्ज होता है बताइए? -2। ये -2 चार्ज है, ये -2। बोले ये जो 2 है इधर कर दो, और यहाँ कितना दिख रहा है? तो बस ये इधर +3 कर दिया। ये समझ आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से इधर देखो, Al2 में 2, यहाँ पर इसका मतलब -2 चार्ज है, और सल्फेट पर यहाँ 3 लगा हुआ है, तो ये +3 चार्ज है। आप ऐसा सोच सकते हो। उल्टा सोचो कि अगर तुमको मैं एल्यूमिनियम देता और सल्फेट देता, और मैं आपसे बोलता कि इसका सॉल्ट बनाओ, तो क्या करते? इसको इधर और इसको इधर। ये देखिए बन गया। तो यदि ये दिए जाए तो सॉल्ट बना सकते हो। ये +3 है तो इधर 3, और ये -2 तो इधर, तो ये बन गया Al2SO4 थ्राइस। और उल्टा अगर ये दिया जाए तो इधर -2 करिए, ये इधर +3 करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैसा मल्टीप्लाई होता है? क्रॉस। अब ये सॉल्ट बनाना आपको आ गया। कैल्शियम दिया मैंने आपको, चलो कैल्शियम क्लोराइड बनाओ जरा। कैसे बनाओगे? कैल्शियम क्लोराइड बनाओ। भाई मैं क्लास में हूँ, कोई काम? तो ठीक है, तो 12:30 के बाद कर लेंगे यही।
एन फैक्टर देखिए यहाँ पर सब लोग बहुत ध्यान से एन फैक्टर देखिए। यहाँ धनायन पर चार्ज कितना है और एल्यूमिनियम का गुणांक कितना है, बस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, धनायन का चार्ज गुणा धनायन का आवेश 3 और धनायन का गुणांक, धनायन का गुणांक, धनायन का आवेश बोलो कितना है यहाँ पर, इसका एन फैक्टर निकालना है 3 और गुणांक कितना है 2। कितना आ गया एन फैक्टर बताइए, बोलो। 6 आ गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना हो गया 6। इधर सुनो ध्यान से, ऋणायन पर चार्ज बोलिए कितना है 2, चार्ज 2, आवेश 2, और अगर साइन के साथ बोलना है तो -2। हम तो चार्ज पूछ रहे हैं, तो कितना है 2 और गुणांक, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, और यहां कितना है 3 और गुणांक। तो चाहे तुम इनको इसमें गुणा कर दो, चाहे इसका इसमें गुणा कर दो, बात एक ही है। ये आ गया एन फैक्टर 6। समझ आ गया, बहुत आसान है, सबसे टफ मैंने आपको बतला दिया। और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू अणु भार बटे 6। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। क्या दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या तुम आवेश नहीं देख सकते आयन पर, क्या तुम उस आवेश का गुणांक नहीं देख सकते, बस दोनों का गुणा कर दो एन फैक्टर आ जाएगा, अपना काम खत्म, ये हो गया एन फैक्टर। हो गया, चलो ये Cl2 दे दिया मैंने, अब बताओ इधर देखो, ये 2 है तो यहाँ पे +2 कर दो, और ये कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पे -1 कर दिया। अब बताओ कितना आ जाएगा एन फैक्टर, 2 इंटू 1, ये आ गया 2। तो इस तरह से अणु भार तो सब निकाल ही लेंगे, एन फैक्टर समझना है तो एन फैक्टर ये समझा दिया मैंने तुमको, अम्ल का, क्षार का और लवण का। तो किसी का भी एन फैक्टर आए तो बहुत अच्छा तरीका है ये। हो गया क्लियर सबको, कर दूं क्लीन। अब बोले सर एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुभार, तो भैया कल तुमको परमाणु भार इसीलिए लिखा है, एल्यूमिनियम 27 इंटू 2 कर देना, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। ठीक है, आया समझ की नहीं। तो एन फैक्टर निकालना आ गया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एन फैक्टर, उनके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, तुल्यांकों की संख्या निकालना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तुल्यांक भार आ गया है। अब फिर से एक बात और समझिए, अब आयनों का तुल्यांक भार अगर निकालना है, आयन, तो एन फैक्टर केवल आयन का आवेश और तुल्यांक भार परमाणु भार बटे एन फैक्टर। बच्चों ध्यान देना, इधर सब लोग ध्यान दो, सोडियम पर कितना आवेश होता है
एन फैक्टर बोलो कितना हो गया। कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, एन फैक्टर कितना हो गया। एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होता है, एन फैक्टर कितना हो गया। बोलो समझ आ गया। तो आयन का तो टेंशन बिल्कुल नहीं, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे तो सब जानते हैं क्यों होता है। तो एन फैक्टर बोलो, सोडियम 23/1, कैल्शियम 40/2, ये आ गया 20, और एल्यूमिनियम 27/3, ये आ गया 9। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम यूज में आता है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। उसका इक्विवेलेंट मास कितना है बताइए, बोलो समझ आ गया। कल आपको इसलिए सबके एटॉमिक मास लिखा दिए जो सबसे ज्यादा काम के हैं। आया कि नहीं समझ में सबको? तो सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आपको इनके एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास क्लियर हो गए, लिखो, हो गया है? नेक्स्ट, अब कुछ भी हो, अगर मैं तुमको पोटेशियम दे देता, सपोज यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम, तो बताओ पोटेशियम का एन फैक्टर कितना होता? इतना तो मालूम होना चाहिए, पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है? पोटेशियम +1 होता है, एन फैक्टर 1, इक्विवेलेंट मास 39/1। कल लिखा दिया आपको। देखो, अगर तुम मुझसे मेहनत करा सकते हो कितनी भी, लेकिन यदि तुमको याद नहीं रहेगा, तुम मेहनत नहीं करोगे, तो उसका क्या फायदा होगा। तो पोटेशियम 39, जो याद करने वाले हैं वो तो याद रहने चाहिए परमानेंटली, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास बोलो कितना, 12, 24/2 लिख चुके हो आप। तो इन्हें बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। आया कि नहीं समझ में आप लोग को भी? बहुत मेहनत करना पड़ती है यार तुम लोग के साथ, मालूम, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता। एक एक चीज, मतलब तुमको बहुत कमजोर हैं आप लोग, लेकिन मेहनत करोगे तो काम बनेगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको खुद को एहसास होना चाहिए कि यार मतलब रियल में बहुत मेहनत करना पड़ता है। Cl आयन, Br आयन, I आयन, चार्ज 1 है कि -1 बताइए। चार्ज 1, चार्ज 1,
साइन क्या है, माइनस। हमें साइन से मतलब नहीं है, केवल उसके परिमाण से। कितना परिमाण दिख रहा है, 1, बस। एन फैक्टर तीनों का एन फैक्टर 1। और इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का कितना होता है, ब्रोमीन का कितना होता है 80, और आयोडीन का कितना होता है 127/1। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। बिना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान है तीनों। ClVri जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं आपको लिख लिया सबने, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चार्ज सबके -1 लेकिन हमको केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिख दिया 111 मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज केवल, साइन के साथ नहीं, उसका परिमाण अकेला। ठीक, चलिए आगे देखिए। अरे तुमने हजारों बार पढ़ा होगा, क्लोरीन का तुल्यांक भार 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन तो सबको मालूम होगा कि 35.5 होता है। ऑक्सीजन का तुल्यांक भार कितना होता है, किसी को याद है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का ही आता है 8, पूरी दुनिया में सबको मालूम। हाइड्रोजन का 1। क्यों है हाइड्रोजन का 1, देख लो। ये देखो सब लोग, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, एन फैक्टर कितना हो गया, तुल्यांक भार कितना आ गया, क्योंकि परमाणु भार कितना होता है। सबसे पहला परमाणु भार लिखा है आपने हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का अणु भार 2 है, परमाणु भार तो 1 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का आयन परमाणविक आयन है, परमाणु से बना है, अणु से नहीं बना है। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है बताएंगे, नाइट्रोजन पर कितना होता है। तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया 2, यहाँ एन फैक्टर हो गया कितना 3। तुल्यांक भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार बोलो कितना है 16। एन फैक्टर कितना है, जोर जोर से चिल्लाओ, एन फैक्टर कितना है, कितना आ गया तुल्यांक भार 8। अब बताओ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तुल्यांक भार में सबसे ज्यादा आने वाले होते हैं। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5। अब थोड़ा सा समझने का मामला, अम्लीय लवण, बहुत ध्यान से समझना। अम्ल किसे कहते हैं, इधर देख लो, ये आपने लिया, ये H2SO4, नाम बोलो इसका क्या है, ये अम्ल है। इधर देखो Na2SO4, इसका नाम बोलो सोडियम, ये क्या हो गया सॉल्ट। H2SO4 के दोनों H NaOH से क्रिया कर गए और ये बन गया Na2SO4, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट लवण। इसमें H नहीं है, बचा क्या H इसमें नहीं। कैसे रिएक्शन हुआ सब जानते हो,
ये बन गया, ये इधर से, ये इधर से, ये पूरे निकल गए। यहाँ पर ये है अम्ल, बच्चों ध्यान देना, H आयन होता है अम्ल, और वो पूरा निकल गया और क्या बन गया, Na2SO4। तो ये बन गया लवण, पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं एक लेता H2SO4 प्लस एक NaOH लेता, अब बताओ क्या बनेगा। इसका एक OH है और इसके पास दो H है, उसमें से एक H काम कर गया, तो क्या बचा, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइसल्फेट। क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बाइसल्फेट। ये HSO4, इसमें एक H बचा है अभी, तो ये पूरी तरह से लवण नहीं बना और पूरी तरह से अम्ल नहीं है, तो इसे बोलते हैं अम्लीय लवण। समझ आ गई बात, अम्लीय लवण का मतलब क्या होता है, एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। तो ये साल्ट हो गया, ये अम्ल है, पूरी तरह से अम्ल है, और ये जो है ना तो पूरी तरह से अम्ल है ना पूरी तरह से लवण है, ये हो गया अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तो पहले इसको आप लिख लो, ये अम्लीय लवण हो गया। तो पहले ये बात समझ में आ गई तुमको, फिर से लिखो, अच्छे से लिखो इसको। आया समझ में, लिख लिया तुमने। देखो फिर से समझो, H2SO4 क्या बोलोगे, बोलो, पढ़ के बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल है पूरी तरह से। अब इसकी क्रिया तुमने क्षार से की, अम्ल धन क्षार बराबर से लवण धन पानी, सब जानते हो ना, पानी निकल गया, ये 2H2O निकल गया, तो अम्ल धन क्षार बराबर से लवण धन पानी, दोनों H यहां से निकल गए, क्या बन गया, दोनों H, बोलो दोनों H, तो क्या बन गया, पूर्ण लवण, कंप्लीट साल्ट बन गया, एक कंप्लीट साल्ट, पूर्ण लवण। लेकिन यदि ऐसा काम करूं, सोचो कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये पेन है, ये देखो तुम्हारे पास ये पेन है, इसमें दो ढक्कन है, आपने क्या किया, ये हटा दिया एक, तो अभी क्या बचा एक, तो एक H हट गया, उसकी जगह आ गया सोडियम और एक H अभी बचा है।
तो ये ना तो पूरा लवण बना और ना ही पूरा अम्ल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आ गया समझ में? तो NaHSO4 हुआ अम्लीय लवण। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं आपका? ये तो अम्लीय लवण है बेटा। अब इस अम्लीय लवण में कितने H बचे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं? एक। तो बस यही इसका एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर अम्लीय लवण का ये H ऑक्सीजन से जुड़े H हैं। ये देख लेना, आप सबके स्ट्रक्चर बना चुके हो इनके स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से जुड़े हुए H हैं ये। और एन फैक्टर 1 इक्विवेलेंट मास तो अब आप निकाल ही लोगे, अणुभार बटा 1, और इसका भी अणुभार बटा 1 निकाल लोगे ना आप? अब मुझे ये बस आंसर दे दो, इनके एन फैक्टर मुझे बोल दो 2 के। तुम्हें मैंने इनका स्ट्रक्चर बना के बता दिया है, इनका मुझे एन फैक्टर बोल दो। इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2, और यहां भी 2 दिख रहा है, पर इसका एन फैक्टर कितना आएगा करके देख लो। तुम्हारे पास इनके H3PO4 का स्ट्रक्चर बना, PO4 देखो और PO3 देखो, ठीक है? अपने आप समझ आ जाएगा कि इसमें 2 एन फैक्टर, इसमें 1 है। यही है, ये है सबसे काम का। ये तो सब देखो, इसके लिए देखना, इसके लिए गलती से गलत हो गया, नहीं होगा गलत। एक एच दिख रहा है, जिसने कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ध्यान है उसने, तो भी सही कर देगा। तो गलती से भी सही हो सकता है और सही से भी सही हो सकता है, लेकिन ये तो गलती से सही नहीं हो सकता, इसे तो आपको समझना ही पड़ेगा। और मैंने अब भी H3PO4 का स्ट्रक्चर भी समझा दिया और इसका भी समझा दिया H3PO3 का। आप उससे एक एक H हटाओ और उसकी जगह सोडियम लगाओ, तो बचे हुए OH गिन लो कितने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आया कि नहीं समझ। मैं एक करके फिर से बतला देता हूं ताकि तुम लोग की ये समस्या खत्म हो, और अणुभार आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो, ये आपने बनाया H3PO4, इसका एक H हटाओ और इसकी जगह लगा दो Na, ये लगा दिया Na। आप बताओ कितने H दिख रहे हैं? ये देखो, लेकिन इसको देख के दोनों में 2-2 ये कर देना, क्या होगी? नाइंसाफी हो जाएगी। समझ आ गया? बोले सर यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2, नाइंसाफी हो जाएगी। पता है क्यों हो जाएगी नाइंसाफी? क्योंकि इसका जो PO3 वाला, उसका एक H कहाँ लगा रहता है? ऑक्सीजन से नहीं होता, वो फास्फोरस से होता है। बस वही बात समझना है। तो 1 हो जाएगा, इसमें एन फैक्टर 1 रहेगा, इसमें 2 रहेगा। करके देख लो ताकि गलती नहीं हो। आया कि नहीं समझ में?
ये बना पा रहा है उसका एन फैक्टर बंद, समझ आ गया सबको? क्या अभी भी नहीं आया? नहीं आया हो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये एसिड साल्ट है? जरा बताना आप, जिसने इसका आंसर दे दिया यस और नो, बस ये, क्या ये एसिड साल्ट है? NaH2PO2, क्या इसमें दो एच दिख रहे हैं, क्या ये एसिड साल्ट है? तेरे को बताना है आराम से। हाँ, आराम से बना ले स्ट्रक्चर। PO2 दिख रहा है, और PO2 से यहाँ पर एक Na हटाओ, H3PO2 माने होना चाहिए। और अब बताओ कि ये एसिड साल्ट है या नहीं, केवल यस और नो। क्या आ रहा है? ये एसिड साल्ट नहीं है, ये अम्लीय लवण नहीं है, और दिख कितने एच रहे हैं, इसके बाद भी अम्लीय लवण नहीं है। समझ आ गया? अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तीसरे नंबर पे आपने बनाया है H3PO2 का स्ट्रक्चर, और तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा यही क्वेश्चन कितनी बार आया है। दिखते दो हैं, होते नहीं है। ठीक है, धोखा है ये। ठीक, अभी मैं गांव गया था कल, ठीक, तो वो हमारे यहाँ भी इस समय लगाया है ज्वार, और ज्वार में क्या किया है, ज्वार में बहुत ज्यादा होरिये आ जाते। होरिये जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? तोते, तोते चिड़िया वगैरह तो पूरा खा जाते हैं। तो क्या किया, वो एक ऐसा डंडा रहता है, उसमें मटकी लगाई, मटकी लगा देते हैं, और एक ऐसा डंडा ऊपर ऐसा लगा दिया, तो मतलब उनको लगता है कि आदमी खड़ा डंडा लेके भगा रहे, तो बेचारे आते नहीं खाने। धोखा। ठीक है, ये धोखा है। और आजकल बड़े नए नए पैटर्न है, 5-6 जगह ऐसे एक अच्छा बड़ा डंडा लिया, उसमें मटकी लगाई, सिर जैसा देखने लगा, थोड़े कपड़े पहना दिए उसको सफेद पुराने पुराने, और एक डंडा लगा दिया, और साथ में एक रस्सी बांधी, उसमें एक घंटी लगा देते हैं। ठीक है, और एक जगह मचान पे बैठ जाते हैं, और वहीं से वो रस्सी ऐसी खींचते जाते हैं। ठीक, तो सब तरफ की रस्सी खींचती है, और वो घंटी ऐसे बजते रहती है, तो वो बेचारे पक्षी भागते रहते हैं, उनको खाने नहीं देते। धोखा। ये अम्लीय एच नहीं है। तुम लोग गांव से आए हो, बहुत सारे बच्चे, तुमको नहीं मालूम कि ज्वार में ऐसा धोखा लगाते हैं? हद है यार। तो क्लियर हो गया आप सबको? तो अब आप धोखे से सावधान रहना, ये एच को देख लेना, स्ट्रक्चर बना के देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अम्लीय साल्ट है, कौन सा नहीं। तो आपको अब समझ आ गया अच्छे से? अब केवल एक प्रश्न छोटा सा, बस 1 मिनट का। बस एक क्वेश्चन कर लिया तो आपका काम बन गया, बाकी तो आप फिर खुद कर लोगे। पूरी बुद्धि मैंने दे ही दी है। कितना दिया बोलो? पदार्थ का भार कितना दिया बोलो? और पदार्थ का तुल्यांकी भार कितना निकाला है H2SO4 का? ये आ गया आपका 2 तुल्यांक। दूसरे नंबर पर निकाला है H2SO4 का तुल्यांक भार, देख लो, याद रहना चाहिए। चलिए, अब आप इस तरह से
ये निकाल लिए तो ये आपके आ ही जाएंगे। और आज ये पूरा तुल्यांक की भार और तुल्यांकों की संख्या को निकालने वाली विद्या मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो लिख लिया सबने? तो बस आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ये पूरा तुल्यांक, तुल्यांक की भारों से अम्लीय लवण, उनको पहचानना, स्ट्रक्चर बनाना, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।